नमस्कार दोस्तों, इन्फिनिटी राजस्थान जीके में आपका स्वागत है। आज हम रीट 2022 जो कि थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है अभी फरवरी 2023 में, उसका एक टॉपिक है RTE 2009। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। RTE 2009 देखिए दोस्तों, हम एक तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, इस सरकारी बुक से पढ़ेंगे। सरकारी बुक है जो राजस्थान बोर्ड में चलती है, 11वीं 12वीं क्लास में चलती है राजस्थान बोर्ड की। उस बुक से हम पढ़ रहे हैं और एकदम डिटेल से पढ़ेंगे और एक ही क्लास में पूरी हो जाएगी आपके ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले शिक्षा का अधिकार। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु एवं भारत के प्रसिद्ध उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने आज से लगभग 100 वर्ष पहले ही इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारतीय बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की मांग की थी। इस लक्ष्य तक पहुंचने में हमें 1 सदी का समय लगा है। भारतीय संविधान ने उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, हमारे को ये याद रखना है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों के 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश किसमें दे रखे हैं? अनुच्छेद 45 के अंतर्गत दे रखे थे नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो इसी क्रम में संसद द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने एवं इन बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने को माता पिता या अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया था। अपने को क्या ध्यान रखना है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 कब पारित किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 पारित किया गया। कब पारित किया था? कौन सा 86वां संशोधन 2002 पारित किया गया था? किस लिए पारित किया गया था? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाने एवं इन बच्चों को शिक्षा का अवसर मुहैया कराने एवं माता पिता व अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत क्या किया गया था? इस संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में संविधान के द्वारा भाग 3 में मतलब राज्य के भाग 3 में राज्य के मौलिक अधिकार में 21 अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21(a) को मूल अधिकार से संबंधित तथा भाग 4 क में अनुच्छेद 51(a) के तहत अभिभावकों के मूल कर्तव्य से संबंधित वाक्यांश क्लोज के जोड़ा गया। इस संशोधन के फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE 2009 अगस्त 2009 में अधिनियमित कर दिया गया। तो ये प्रश्न अपने को याद रखना है कि RTE 2009 को अधिनियमित कब किया गया था? तो अगस्त 2009 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा साइन करके अधिनियम बना लिया गया था। तो 2 अगस्त 2009 में अधिनियमित किया गया था। तो यह अधिनियम 1 अप्रैल 2002 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा राज्य का दर्जा समाप्ति के बाद अब कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा।
ठीक है, तो अब 2009 वाला कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो जम्मू कश्मीर में अब लागू हो गया है, जम्मू कश्मीर में भी अब लागू होगा आरटी अधिनियम। फिर उसके बाद में है आरटी अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क एवं अनिवार्य शब्द सम्मिलित है। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य है कि किसी बच्चे जिसको उसके माता पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है को छोड़कर कोई बच्चा जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसे रोके अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 से 14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। तो ये यहाँ पर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के बारे में पूरा बताया गया है। उसकी परिभाषा दी गई है। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की परिभाषा इसमें दी गई है पूरी इसमें, तो आप देख लेना और ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। आरटी अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, राजस्थान राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2011 निर्मित कर 29 मार्च 2011 को अधिसूचित किया जा चुका है। तो क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान में आरटी की कौन सी धारा के द्वारा संशोधन किया गया था? धारा 38 के द्वारा, जिसमें कौन सा अधिनियम नियम बनाया था? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, बाल शिक्षा का अधिनियम 2011 जो 29 मार्च 2011 को अधिसूचित किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक और एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण होता है, चाहे वह अनुदानित हो अथवा गैर अनुदानित, तथा चाहे वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध हो या राजस्थान माध्यमिक बोर्ड से संबंध हो अथवा अन्य किसी बोर्ड संस्था से संबंध हो, तो में लागू होते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 7 अध्याय 38 अनुच्छेद एवं 1 अनुसूची है। तो इसमें से क्या क्या ध्यान रखना है अपने को? एक तो ये पूरे भारत में लागू होगा। ठीक है, राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक का शिक्षण होता है, चाहे वह कोई किसी के अनुदानित हो या गैर अनुदानित हो, चाहे वह केंद्रीय मतलब सीबीएसई हो, सीबीएसई या आरबीएसई द्वारा किसी बोर्ड से संबंधित हो, सब में लागू होगी। और इसमें आरटी 2009 में 7 तो अध्याय है, 38 अनुच्छेद और 1 अनुसूची है। तो इसके इन सभी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में दोस्तों आगे है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रमुख प्रावधान अध्याय 1। इसमें प्रारंभिक है, इसका धारा के एक धारा है, इसकी धारा नंबर 1 और 2। इसमें टोटल 2 धाराएं हैं। इसमें फर्स्ट धारा में क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र के में अधिसूचना द्वारा नियत करे। और दूसरी है परिभाषा है।
इसमें समुचित सरकार की परिभाषाएं दे रखी है, केंद्रीय सरकार की दे रखी है, राज्य सरकार की परिभाषा, प्रति व्यक्ति फीस की परिभाषा, बालक की परिभाषा। ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए। बालक, कौन सा बालक हो सकता है? बालक है 6 से 14 वर्ष तक की आयु का कोई भी बालक है, उसे बालक या बालिका समझा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है असुविधाग्रस्त समूह का बालक। ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। असुविधाग्रस्त समूह और दुर्बल वर्ग, ये भी अपने लिए दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे असुविधाग्रस्त समूह का बालक, चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसी अन्य बात के कारण जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा भी निर्दिष्ट किए जाए। असुविधाग्रस्त ऐसे अन्य समूह का कोई बालक अभिप्रेत है। और दुर्बल वर्ग का बालक, चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन से, ऐसे माता पिता या संरक्षण का बालक अभिप्रेत है जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा वे निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है। प्रारंभिक शिक्षा, 1 से 8वीं तक की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है। इसमें दोस्तों मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा, बाकी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है, संरक्षक और स्थानीय प्राधिकारी। ठीक है, इनकी परिभाषा दे रखी है। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की परिभाषा है, ये भी जरूरी है जान लें। इसमें बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अभिप्राय है। ठीक है। फिर माता पिता की परिभाषा, विद्यालय की परिभाषा, फिर जांच प्रक्रिया, फिर विनिर्दिष्ट प्रवर और राज्य बाल संरक्षण आयोग। इसमें भी वही है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत गठित। और फिर है अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये इम्पोर्टेंट है नाम भी अपने लिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से पूछा गया था सवाल कि अध्याय 4 का क्या नाम है, तो इसीलिए अध्याय का नाम ध्यान रखना है और हमें धारा का ध्यान रखना है। ठीक है। फिर है इसमें धारा 3 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। प्रवेश, फिर धारा 4 में है प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए है। फिर धारा 5 में अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार, मतलब किसी बच्चे को टीसी चाहिए तो उसे टीसी के लिए नहीं रोका जाएगा और उसका स्थानांतरण करने का, उसका स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा उसे। ठीक है। और फिर है धारा अध्याय 3। अध्याय 3 इसका नाम है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। ये अध्याय और ऐसे मिलाने वाले प्रश्न भी आ सकते हैं और डायरेक्ट पूछा जा सकता है अध्याय 3 में क्या दिया गया है, तो इसीलिए हमें को अध्याय का नाम ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और धारा का नाम तो वैसे ध्यान रखना ही है अपने को। तो धारा 6 में क्या है, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। समुचित सरकार ऊपर दी गई है जिसमें उसकी परिभाषा दी गई है, आप पॉज करके पढ़ लेना एक बार वापस वीडियो को पीछे करके। स्थानीय प्राधिकारों को इन सब की परिभाषा दी गई है। धारा 7 में वित्तीय एवं अन्य दायित्वों का हिस्सा 60-40 का हिस्सा इसमें दिया गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य, तो राज्य का, केंद्र का 60% और राज्य का 40% हिस्सेदारी इसमें बताई गई है। ठीक है। फिर है धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य बताए गए। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य है, ये आप पढ़ लेना, इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। फिर आगे है, फिर धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य बताए गए हैं। फिर समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, ये बताया गया है धारा 11 में। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, धारा 4। ठीक है।
इम्पोर्टेंट भी है। धारा 4 विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, ठीक है। फिर उसमें है 12 ये अध्याय 4 और विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, उसमें है धारा 12 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा। इसमें मेन है 25% सीटें रिजर्व रहेगी जो गरीब और इन बालकों के लिए रिजर्व रहेगी। धारा 12 में 25% निःशुल्क जिस क्लास की मतलब टोटल सीमा है उसकी 25% निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। फिर धारा 13 में प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना, मतलब कोई फीस नहीं ली जाएगी धारा 13 में। और धारा 14 में प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण पत्र है। और फिर है धारा 15 में है प्रवेश से धारा 15 में है प्रवेश से इनकार नहीं किया जाना, मतलब कोई भी स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश के लिए इनकार नहीं कर सकती है। फिर है धारा 16 में रोकने और निष्कासन पर प्रतिरोध। किसी विद्यालय में प्रविष्ट बालक को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा को पूरा किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा, मतलब किसी भी कक्षा में फेल करने को रोका गया है। उसमें ये बताया किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जा सकता। धारा 16 में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर धारा 17 बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिशत, मतलब उसे दंड नहीं दिया जा सकता। 17 में दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। और धारा 18 में मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना, मतलब विद्यालय की मान्यता होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद में धारा 19 में विद्यालय के मानदंड और मानक, विद्यालय के मानदंड और मानक परिपूर्ण होने चाहिए विद्यालय स्थापित होने के लिए। फिर धारा 20 में है अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति। केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में जोड़कर या उसका लोप करके किसी मानदंड या मानक को संशोधित कर सकती है। फिर है विद्यालय प्रबंधन समिति, धारा 21 में, धारा 21 विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है विद्यालय प्रबंधन समिति धारा 21 में। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, एसएमसी, जिसमें विद्यालय माता पिता संरक्षकों शिक्षकों व निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा समिति का गठन होगा। समिति विद्यालय विकास योजना तैयार कर विद्यालय का सर्वांगीण विकास करेगी। इसमें बालक के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। इसमें विद्यालय माता पिता संरक्षकों शिक्षकों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा समिति का गठन होगा, मतलब बालक इसमें शामिल नहीं होते। समिति विद्यालय विकास योजना तैयार कर विद्यालयों का सर्वांगीण विकास करेगी। फिर धारा 22 में है विद्यालय विकास योजना, प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी, ठीक है। फिर धारा 23 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हरताएं और सेवा नियम एवं शर्तें, ठीक है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हरताएं और सेवा के नियम एवं शर्तें बताए गए। इसमें वेतन भत्ते, शिक्षकों के वेतन भत्ते 23 में वेतन भत्ते सेवा के नियम एवं शर्तें लागू होगी। इसमें न्यूनतम हरताएं बताई गई है, ठीक है। फिर धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। इसमें शिक्षकों के कर्तव्य क्या क्या है, विद्यालय नियमित उपस्थिति, पाठ्यक्रम संचालित पूरा करना और माता पिता एवं संरक्षकों के साथ नियमित बैठक करना, बालकों की प्रगति को समझना और समझाना, साथ ही शिकायतों को दूर करना, ठीक है। फिर उसके बाद में धारा 25 में है धारा 25 इसमें है छात्र शिक्षक अनुपात,
छात्र शिक्षक अनुपात इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 6 मास के भीतर, अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से 6 मास के भीतर समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी वह यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात अनुसूची में भी निर्दिष्ट स्पेसिफाइड किए गए अनुसार बनाए रखा जाए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी है ये मैं बता देता हूँ आपको। इसमें है छात्र शिक्षक अनुपात, एक मिनट, छात्र शिक्षक अनुपात, इसमें 30 छात्र पर एक शिक्षक होगा और प्रारंभ पे है ये टोटल इसमें 2009 के अधिनियम में। और अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो 60 तक 2 और 61 से 90 तक 3 और 121 से 150 तक 5, और अगर 150 प्लस हो जाए तो एक HMB यहाँ नियुक्त किया जाएगा। और UPS स्कूल में, और UPS मतलब अपर प्राइमरी स्कूल, उसमें 35:1 होगा। और हाँ, इसमें 35:1 और छात्र, ठीक है, 35:1 के अनुपात में छात्र शिक्षक का अनुपात रहेगा। बस इतना याद रखना है अपने को। फिर है, एक मिनट, फिर है शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना, मतलब नियुक्त प्राधिकारी ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय में शिक्षक के पद रिक्त कुल स्वीकृत पद संख्या से 10% से अधिक नहीं होंगे। रिक्त पद कुल स्वीकृत से 10% अधिक नहीं होंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर है धारा 27 में गैर शिक्षक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभी नियोजित किए जाने का प्रतिषेध, मतलब खाली शिक्षकों को जनगणना और आपदा राहत कार्यों या अतः स्थानीय प्राधिकारी खाली 3 जगह लगा सकते हैं, चेक करके याद कर लेना, JAC, मतलब जनगणना, आपदा और चुनाव के अलावा किसी भी कार्य में संलग्न नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है धारा 28 में शिक्षक द्वारा निजी ट्यूशन का निषेध है। धारा 28 में क्या है, शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं ले सकेगा, कोई भी शिक्षक शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा। फिर आ गई है अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है, अध्याय 5 का नाम क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। अध्याय 5 में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। ठीक है, इसमें क्या है, धारा 29 में है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी प्रक्रिया बताई गई है इसमें। और धारा 30 में परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र, प्रारंभिक शिक्षा तक बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं है, इसमें ये बताया गया है धारा 30 में। प्रत्येक बालक को जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो विहित की जाए। ठीक है, फिर धारा 6 में, ये सब इम्पोर्टेंट है अपने लिए, इसका नाम भी ध्यान रखें, बालकों के अधिकारों का संरक्षण। ऐसा पूछा जा सकता है, बालकों के अधिकारों का संरक्षण किस अध्याय में दिया गया है, तो अध्याय 6 में दिया गया है। और अब इसकी धारा की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी धारा है इसमें। 31 से 34 धारा दे रखी है, 31 से 34 तक बता। तो 31वीं धारा क्या है, बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। ठीक है, क्या बता रखा है, बालक के अधिकार हनन की शिकायत संबंधी इसमें बताया गया है, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, ये बताया गया है इसमें। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्यों का पालन, ये आप पढ़ लेना है, ये जरूरी नहीं है, खाली धारा का नाम याद रखेंगे तभी काम हो जाएगा अपना। शिकायतों का निवारण या रेडसल करना। ठीक है, फिर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद
का गठन, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाए। धारा 33 में जो 15 सदस्यीय होगी, ये अपने को ध्यान रखना है, कौन सी होगी, जिसमें 15 से अधिक नहीं है उतने सदस्य होंगे जितने केंद्रीय सलाहकार आवश्यक समझ, मतलब 15 से अधिक नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। फिर है धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद, इसमें भी 15 से अधिक नहीं हो सकते, इसमें 15 से अधिक नहीं उतने सदस्य हो जो राज्य सरकार आवश्यक समझे, मतलब 15 से प्लस नहीं हो सकते, 15 से कम हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है 15 ही हो, 15 से कम हो सकते हैं, 15 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है। फिर है अध्याय 7 में प्रकीर्णन, अध्याय लास्ट अध्याय है, अध्याय 7 में प्रकीर्ण। ठीक है, और जो छूट चुकी है, जो इसे अध्याय 7 में क्या है, 35 में अधिकारियों के निर्देश जारी करने की शक्ति। ठीक है। अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी, कर्मचारी के गलत व्यवहार पर शिकायत की जा सकती है, धारा 36 में। और धारा 37 है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, मतलब धारा 36 में दर्ज शिकायत का निष्पक्ष जांच। ठीक है। फिर है धारा 38, धारा 38 में है, धारा 38 समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति है इसमें, धारा 38 में, जिसका उपयोग करके ही राजस्थान सरकार ने राजस्थान में ये 2011 के लिए अलग नियम बनाए थे हमारे राजस्थान में। समुचित सरकार अधिनियम के उपबंधों में के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाती है एक मात्र अनुसूची है इसमें अधिनियम 2009 में, तो वो भी पढ़ लेते हैं अनुसूची। ठीक है। तो अनुसूची में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों के अनुपात में शिक्षकों को संख्या, विद्यालय भवन एवं उसके अंतर्गत आने वाली सुविधा एवं शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों प्रति की संख्या, अध्यापन, शिक्षक, उपस्कर, पुस्तकालय, खेल सामग्री आदि के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो क्या क्या बताया गया है इसमें, शिक्षकों के कार्य दिवसों, प्रति सप्ताह शिक्षण के घंटों, अध्यापन, शिक्षण, उपस्कर, पुस्तकालय, खेल सामग्री आदि के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। ठीक है। समाचार पत्रों के माध्यम से अधिनियम का व्यापक प्रचार प्रसार कर जानकारी प्रदान करना एवं जिला स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करना, घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से समुचित शिक्षा, ग्राम शिक्षा रजिस्टर तैयार करना तथा अनामांकित बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आदि इस अधिनियम के अन्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21A के तहत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार में क्रियान्वयन का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस कदम को एक मील का पत्थर के रूप में देखा जा सकता है, जो देश की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का परिदृश्य बदलने की क्षमता रखता है। यह अधिनियम देश के 6 से 14 वर्ग आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का अधिकार दिलाता है, जिसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार, शिक्षक एवं हर अभिभावक पर डाला गया है। तो इसमें ये अनुच्छेद 21A के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार को क्रियान्वयन किया गया है। ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों अपनी क्लास होती है समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।